गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केम ट्यूटोरियल बाय अंकुश मेहता। जैसे कि हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में 4 लॉ कर चुके हैं। आज मैं 5th लॉ लेके आया हूँ आपके लिए। क्लियर? तो लेट्स हैव अ लुक। आज का जो हमारा लॉ है उसका नाम है गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बहुत इजी लॉ है, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। तो हर बार की तरह हम लोग पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो व्हाट इज द नेम ऑफ लॉ? इट इज 5th लॉ, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्लियर? गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इसका नाम है। क्लियर? और इसका नाम पड़ा है उस साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने ये लॉ हमें दिया था, और उसका नाम क्या है? गे-लुसेक्स। क्लियर? गे-लुसेक्स ने हमें ये लॉ दिया था। अब ये लॉ उसने क्यों दिया था? गे-लुसेक्स काफ़ी देर से ये रिसर्च कर रहे थे केमिकल रिएक्शन बिटवीन द गैसेस के बारे में। मतलब जितनी भी गैसेस हैं उनके बीच में कैसा केमिकल रिएक्शंस होता है, या गैसेस की कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में ये काफ़ी देर से रिसर्च कर रहे थे। और काफ़ी सारी रिसर्च के बाद इन्होंने एक रिलेशन निकाला, इन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला कि जो हमारी गैसेस होती हैं उनके वॉल्यूम्स, जो हमारे गैसेस होती हैं जब वो रिएक्ट करती हैं तो उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो वॉल्यूम होती है उनके बीच में क्या होता है, एक डेफिनेट क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। क्लियर? इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी हमारी गैसेस केमिकली रिएक्ट करती हैं तो वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट के बीच में एक डेफिनेट रिलेशनशिप होता है। प्रोवाइडेड कंडीशन ये होनी चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ जो होने चाहिए वो किस स्टेट में होने चाहिए? गैसियस स्टेट में। तो क्या कंक्लूजन था इनका कि जो हमारी जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं तो केमिकल रिएक्ट करती हैं, जब वो केमिकली, तो उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के की वॉल्यूम के बीच में क्या होता है? एक डेफिनेट रिलेशनशिप होता है। क्लियर? लेकिन कंडीशन क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही किस स्टेट में होने चाहिए? गैसियस स्टेट में होने चाहिए। क्लियर? तो मैं सीधी आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले हम लोग एक आधे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन हम उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे पहुंचेंगे। क्लियर? तो चलिए हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसकी। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाता है? HCl। क्लियर? अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है? एक। यहाँ भी कितने मॉलिक्यूल है क्लोरीन के? एक। क्लियर? और हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन के 2 एटम। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर? मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस। क्लियर? इसकी स्टेट क्या है? गैसेस। इसकी स्टेट क्या होगी? गैस स्टेट। और ये भी किसमें बनेगा? गैस स्टेट में। तो यहाँ पे हमारा जो गे-लुसेक्स का लॉ है वो एप्लीकेबल हो सकता है। क्लियर? गे-लुसेक्स का लॉ यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था वो किसके लिए था? जब गैसेस रिएक्ट कर रही होंगी। क्लियर? मतलब जब भी गैसेस केमिकली रिएक्ट करती हैं और उनके वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट में एक डेफिनेट रिलेशनशिप होता है। क्लियर? ये उनके कहने का मतलब था, ये उनका कंक्लूजन था। तो उसके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को गैसेस स्टेट में होना जरूरी था। उन्होंने डिफरेंट रिएक्टेंट्स के बीच में भी रिलेशन बताया था और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में भी रिलेशन बताया था। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस। मैं यहाँ पे एक एजम्पशन मान के चल रहा हूँ, कुछ मान के चल रहा हूँ। वो एज्यूम मैंने क्या करा, मैं ये मान लेता हूँ कि भाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, जो भी मेरा 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस है दैट इज इक्वल टू 1 वॉल्यूम। क्लियर? मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस को या 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस को मैं 1 वॉल्यूम के बराबर मान के चल रहा हूँ। क्लियर? मैंने ऐसे मान लिया कि जो मेरा एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है उसकी वॉल्यूम कितनी है? 1 वॉल्यूम है। मैंने ऐसे ही कोई वैल्यू लेट कर दी है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं हार्ड एंड फास्ट, ऐसे ही लेट कर लिया मैंने कि जो मेरा एक मॉलिक्यूल है गैस का उसकी वॉल्यूम कितनी है? 1 है, ऐसा मैंने मान लिया। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो मैं यहाँ पे मान लूंगा कि भाई जो गैस की कितनी वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है? 1 वॉल्यूम।
अब यहाँ भी ये मैंने सभी गैसेस के लिए लेट किया, सिर्फ एक गैस के लिए नहीं, कि कोई भी गैस होगा तो उसका एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी होगी, 1 वॉल्यूम मैंने खुद से अज्यूम कर लिया। अब वॉल्यूम किसी भी यूनिट में हो सकती है, मीटर में भी हो, मिलीलीटर में भी हो सकती है, लीटर में भी हो सकती है, तो दैट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स। क्लियर। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि भाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको मैंने किसके बराबर माना, 1 वॉल्यूम के बराबर, इज इक्वल टू देन क्लोरीन का भी एक ही मॉलिक्यूल आपका इन्वॉल्व है, तो मैं मान लेता हूं कि उसका भी कितना वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है, 1 वॉल्यूम। क्लियर। देखिए एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ, कितने मॉलिक्यूल बना रहा है HCl के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ध्यान से देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 1 वॉल्यूम के बराबर मानता हूं, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्योंकि मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसी भी गैस को 1 वॉल्यूम के बराबर माना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो 1 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। क्लियर। तो सिंपल हमने क्या करा, मॉलिक्यूल को वॉल्यूम की फॉर्म में लिया। क्लियर। तो हमने देखा कि कितनी कितनी वॉल्यूम रिएक्ट करनी है और कितनी वॉल्यूम प्रोडक्ट की बन रही है। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्लियर। अब मैं अगर इनके वॉल्यूम की रेशो निकालता हूं तो वो क्या आएगी, 1:1:2, है ना। 1 वॉल्यूम इसकी है, 1 वॉल्यूम इसकी है, 2 वॉल्यूम इसकी है। तो अगर मैं इनकी वॉल्यूम्स की रेशो निकालता हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम की रेशो निकालता हूँ, तो वो क्या आएगी, 1:1:2। क्लियर। और यही हमारा क्या है, गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। क्या कहता है गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या कहता है कि गैसेस जब भी रिएक्ट करती हैं, क्या, जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम। मतलब कि जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी वो हमेशा किस में रिएक्ट करेंगी, वॉल्यूम्स में रिएक्ट करेंगी। क्या, कि जब भी गैसेस केमिकली रिएक्ट करेंगी वो हमेशा वॉल्यूम्स में रिएक्ट करेंगी। क्लियर। और जो वॉल्यूम्स का रेशो होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। मतलब जिस वॉल्यूम में गैसेस रिएक्ट करेंगी उन जो वॉल्यूम्स का रेशो होगा आपस में, वो क्या होगा, सिंपल होगा। और वो रेशो रिएक्टेंट्स का भी सिंपल होगा, और अगर आप प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करोगे तो प्रोडक्ट के साथ भी क्या होगा, रेशो वो सिंपल होगा। लेकिन कंडीशन फिर क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे किस में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में। कई बार एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बनेगा इस साइड, तो जो प्रोडक्ट आपका गैसियस स्टेट में नहीं होगा उसको आप लोग इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। मानो आपने A+B को रिएक्ट कराया और आपका क्या बना, C+D, और मान लेते हैं कि C गैसियस स्टेट में है और D किस में है, लिक्विड स्टेट में, तो आप रेशो D की चेक नहीं करोगे, क्योंकि ये लॉ सिर्फ किसके लिए है, गैसेस के लिए है। किसके लिए है, सिर्फ गैसेस के लिए। तो D को हम लोग रेशो में कंपेयर नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड कर देंगे। रेशो सिर्फ किसकी चेक करेंगे, A+B+C की। क्लियर। तो ये लॉ क्या कहता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज रिएक्ट इन वॉल्यूम। वो हमेशा किस में रिएक्ट करती हैं, वॉल्यूम्स में। और जो उनकी वॉल्यूम्स का रेशो होता है, जिस वॉल्यूम में वो रिएक्ट कर रही हैं, उन वॉल्यूम्स का आप जब भी रेशो निकालोगे तो वो रेशो हमेशा क्या आएगा, सिंपल आएगा। क्लियर। कंडीशन क्या होनी चाहिए, सभी गैसियस स्टेट में होने चाहिए। और एक कंडीशन और है कि आपका जो आप मेजरमेंट करोगे, ये आप कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे मेजर करोगे। प्रेशर और टेम्परेचर को आप लोग चेंज नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, मॉलिक्यूल दूर जाने लगते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे किसी चीज के ऊपर, तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं गैस के, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। तो व्हाट क्या बताता है गेल-लुसाक्स लॉ, कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज रिएक्ट इन, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम। क्लियर।
और उनके वॉल्यूम का जो रेशो होता है, जिस वॉल्यूम्स में वो गैसेस रिएक्ट करती हैं, वो जो रेशो होता है वो क्या होता है, हमेशा सिंपल रेशो होता है, रिएक्टेंट्स का भी और रिएक्टेंट्स का जब प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करोगे तब भी। क्लियर? तो दिस इज योर गे-लुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्लियर? तो चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है, ऐसे तो मैंने समझा दिया, अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, व्हेन gases react together, they always do so in volumes. Clear? When gases react together, they always do so in volumes, which bears a simple ratio to which bears a simple ratio to one another, which bears a simple ratio to one another. Clear? When gases react together, they always do so in volumes which bears a simple ratio to one another, and to the volumes of the products if these are also gases. Clear? कह रहा है कि when gases react together they always do so in volume which bears a simple ratio to one another and to the volumes of the product if these are also gases. Clear? Provided condition क्या है, provided measurement of volumes of gas should be done under similar conditions of temperature and pressure. Clear? This is the statement of law. Clear? This is the statement of law. Clear? Provided measurement of volumes of gas should be done under similar conditions of temperature and pressure. Clear? तो दिस इज द गे-लुसिक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम, वो हमेशा किस में रिएक्ट करेंगी, वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगी, विच बेयर्स ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, और उन वॉल्यूम्स का आपस में जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंपल होगा। जितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनकी वॉल्यूम का रेशियो भी सिंपल होगा, और जब आप उन रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम का रेशियो कंपेयर करोगे प्रोडक्ट के साथ तो वो भी रेशियो क्या आएगा, एक सिंपल ही आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी इन गैसियस स्टेट, कि जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे हमेशा किस में होने चाहिए, गैसेस स्टेट में होने चाहिए, तभी हम रिएक्टेंट और गैसेस के वॉल्यूम्स की रेशियो को कंपेयर कर पाएंगे। क्लियर? कि रिएक्टेंट जितने रिएक्ट कर रहे हैं उन सबकी वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होगा, और अगर आप प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करोगे, प्रोडक्ट की वॉल्यूम के साथ उनका रेशियो कंपेयर करोगे तो भी क्या आएगा, सिंपल। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी इन गैसियस state. Clear? So this is the law. When gases react together, they always do so in volume which bears a simple ratio to one another and to the volume of products if these are also gases. Clear? Provided क्या है, provided all measurement of volumes of gas should be done under similar condition of temperature and pressure. Clear? So this is the गे-लुसिक्स law of gases volume. नोट कर लो इसे। एक एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में की थी, एक एग्जाम्पल हम अभी कर लेते हैं। क्लियर? चलिए एक आधे एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं। क्लियर? हमने देखा था 1:2 रेशियो आया था, जो कि क्या था, एक सिंपल रेशियो। तो चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से आपको पता है क्या बनता है, वाटर बनता है। क्लियर? तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर।
अब मैं यहाँ पे जो वाटर ले रहा हूँ मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वो वाटर किस फॉर्म में बन रहा है, स्टीम फॉर्म में बन रहा है। मैं लिक्विड स्टेट में नहीं मान के चल रहा हूँ, मैं क्या मान के चल रहा हूँ, यहाँ किस फॉर्म में बन रहा है, स्टीम फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। क्लियर, क्योंकि आपको पता है कि वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि जो वाटर बन रहा है वो किस फॉर्म में है, स्टीम फॉर्म में, विच इज अल्टीमेटली इन गैसेस फॉर्म। क्लियर, तो हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में। तो चलो लेट्स बैलेंस द रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए हैं, 4, तो यहाँ भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, तो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। क्लियर, अब मैंने जनरल स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 1 मॉलिक्यूल को आपने किसके बराबर मान के चलना है, 1 वॉल्यूम के बराबर किसी भी गैस के। क्लियर, तो यहाँ पे अब कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। क्लियर, अच्छा अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है, 1। और वाटर कितना बना है, 2 मॉलिक्यूल बना है, तो वाटर की कितनी वॉल्यूम बनी, 2 वॉल्यूम। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो चलिए वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेते हैं। वही हमारा लॉ कहता है कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं दे ऑलवेज रिएक्ट इन वॉल्यूम्स, और उनके जो रिएक्टेंट्स का जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का कितना है, 1 वॉल्यूम, और जो गैस हमारी बनी है उसका वॉल्यूम भी कितना है, 2। तो 2:1:2, दिस इज अगेन अ सिंपल रेशियो। लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं हमेशा वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं, और उनके वॉल्यूम का, जिस वॉल्यूम में वो रिएक्ट कर रही हैं उन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है। क्लियर, तो यहाँ भी हमने देखा रेशियो क्या है, 2:1:2, जो कि क्या है, एक सिंपल रेशियो है। क्लियर, इतना ऐसा ही लॉ है। लॉ की स्टेटमेंट इतनी सी है कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं दे ऑलवेज रिएक्ट इन वॉल्यूम, और जितना वॉल्यूम उन गैसेस का रिएक्ट करता है उन वॉल्यूम्स का रेशियो हमेशा क्या होता है, सिंपल होता है। यही हमारा क्या है, लॉ है, यही हमारा क्या है, लॉ है। क्लियर, तो रेशियो देखो ये क्या आया, सिंपल आया। क्लियर, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म एमोनिया। ये भी गैस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में, और एमोनिया भी किसमें, गैस स्टेट में। क्लियर, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। तो एक मॉलिक्यूल को 1 वॉल्यूम के बराबर मान के चलना है, तो नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम आया, 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम आया, 3 वॉल्यूम, और एमोनिया कितना वॉल्यूम बना, 2 वॉल्यूम। तो व्हाट इज द रेशियो, रेशियो क्या होगी अब यहाँ पे, 1:3:2, विच इज अगेन अ सिंपल रेशियो। क्लियर, तो यही हमारा लॉ कहता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या कहता है हमारा गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं दे ऑलवेज रिएक्ट इन वॉल्यूम, वो हमेशा वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं, और जितना वॉल्यूम उन रिएक्टेंट का रिएक्ट करता है उनका जो रेशियो होता है वॉल्यूम्स का वो हमेशा क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है। और उन रिएक्टेंट्स का रेशियो अगर आप उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस वॉल्यूम के रेशियो के साथ कंपेयर करोगे तो भी वो रेशियो भी क्या आएगी, सिंपल आएगी। मतलब जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी वॉल्यूम्स में तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो रिएक्टेंट का आपस में भी और प्रोडक्ट के वॉल्यूम के साथ भी वो रेशियो हमेशा क्या आएगा, सिंपल रेशियो आएगा। क्लियर, तो जैसे कि यहाँ पे आया, हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का रेशियो क्या करा, कंपेयर करा, तो रेशियो क्या है, सिंपल। लेकिन कंडीशन क्या है, सभी किसमें होने चाहिए, गैस स्टेट में। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो गैस स्टेट में नहीं है तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर, तो दिस इज द गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। क्लियर, इसका एक नाम और भी है, इसको गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैस की जगह पे कंबाइनिंग भी वर्ड लिखा जाता है। क्लियर, तो इसके 2 नाम है, गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम भी बोलते हैं और गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी इसको बोला जाता है। क्लियर, दोनों ही नाम इसके हैं, गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम भी और गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स भी। क्लियर, तो दोनों ही नाम इसी लॉ के हैं।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ गैसेस वाले प्रोडक्ट ही लेने हैं, तो मैं एक एग्जांपल ऐसे लेता हूं जिसमें एक प्रोडक्ट हमारा गैसेस बनेगा और एक हमारा लिक्विड। जैसे ये मीथेन गैस जब आपकी बर्न करती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में वाटर बनता है। क्लियर। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 टाइम है तो बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 टाइम, इसको 2 लगाओ और यहाँ पे भी 2 लगा दो तो ऑक्सीजन 4 टाइम हो गया, हाइड्रोजन आपका 2 टाइम आ गया और कार्बन आपका 1 टाइम। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। क्लियर। तो मीथेन आपका गैसेस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन आपका गैसेस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा गैसेस फॉर्म में बनता है, लेकिन ये हमारा किसमें बनता है, लिक्विड फॉर्म में बनता है। क्लियर। तो एक मॉलिक्यूल को 1 वॉल्यूम के बराबर मान रहा है तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम बन रहा है और ये लिक्विड शेड में बन रहा है वाटर, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर। तो क्या रेशियो बनेगी यहाँ पे, 1:2:1। दिस इज द रेशियो ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट। ये लॉ सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के लिए है। क्लियर। तो दिस इज द रेशियो। क्लियर। तो ये भी आ गया आपके एक और एग्जाम्पल। क्लियर। तो दिस इज ऑल फॉर गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को पूरा देखना और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।